हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार लर्न विद डीएस सर में। दोस्तों आज हम देखने वाले हैं एक बार फिर से रीजनिंग की एक अति महत्वपूर्ण क्लास। साथियों आज है हमारी रीजनिंग की पार्ट संख्या 85 और इससे पहले कि यदि आपने 84 क्लासेस नहीं देखी है तो वीडियो सेक्शन में जाकर के चैनल में पिछले क्लास को भी देख लीजिएगा। एग्जाम से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पिछले क्लासेस में करवाए गए हैं। तो साथियों आज की इस क्लास में हम एक बार फिर से रीजनिंग के 15 अति महत्वपूर्ण प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो आप लोग इस क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। साथियों आज की इस 15 प्रश्नों की क्लास में किस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 है, कह रहा है पक्षी अगर चहचहाहट से संबंधित है तो ऊंट किससे संबंधित हो जाएगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है, जो कि आपका कह रहा है निम्नलिखित प्रश्न में लुप्त पद का चयन कीजिए। तो दोस्तों इसमें से हमें बताना है कि दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन मार्क जो दे रखा है इसके स्थान पर कौन सा पद आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसके अतिरिक्त क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, जो कि सीरीज का एक शानदार सा क्वेश्चन है। इस प्रश्न में भी हमें बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क दे रखा है किस प्रकार से इस सीरीज को पूर्ण करेगा। चलिए दोस्तों देख लेते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास में शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न की। ये जो अपनी रीजनिंग की क्लास है दोस्तों, कौन कौन से एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है तो याद रखेंगे, जो भी ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होता है जिनमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, जैसे कि एसएससी जीडी, एमटीएस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीओ, यूपीएसआई, यूपी पुलिस, बिहार पुलिस, अग्निवीर, क्लर्क, राजस्थान पुलिस। इसके अतिरिक्त दिल्ली पुलिस, रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी, डीएफसीसीआईएल, एएलपी, आईबीपीएस, नेवी, मध्य प्रदेश पुलिस, या फिर इसके अतिरिक्त सीआरपीएफ, डीआरडीओ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, सीटेट, डीएसएसएसबी, यूकेपीएससी, दरोगा, यूपी ट्रिपल एससी पैट, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सुपर टेट, यूपी पैट तथा यूपी टेट, और भी प्रतियोगी परीक्षाएं जैसे आपकी राजस्थान पटवारी की परीक्षा, या फिर दोस्तों एचएसएससी की परीक्षा, या फिर बीएसएसएससी की परीक्षा, या सचिवालय की परीक्षा, या किसी गन्ना पर्यवेक्षक की परीक्षा, कोई भी स्टेट लेवल का एग्जाम जिसमें आपका रीजनिंग पूछा जाता है, उन सभी एग्जाम्स के लिए ये क्लास दोस्तों शानदार साबित होने वाली है। तो दोस्तों आज की अगली इन्फॉर्मेशन ये है, यदि आपको इस क्लास का पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि आपको इस क्लास की पीडीएफ से पढ़ना है, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से या कमेंट बॉक्स में दिए गए लिंक के माध्यम से आप अपने टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। वहां पर आपको प्रतिदिन क्लास से संबंधित इन्फॉर्मेशन और क्लास के नोट्स प्रोवाइड करवाए जाते हैं, ताकि आपकी तैयारी मजबूत बनी रहे। तो दोस्तों आशा करेंगे कि आप लोग पीडीएफ से भी सॉल्व करने का क्वेश्चन प्रयास करेंगे। चलिए आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में कहा कि अगर पक्षी चहचहाहट से संबंधित है तो दोस्तों जल्दी से बताना है कि इसमें जो भालू होगा, भालू का संबंध किससे हो जाएगा। ठीक है, भालू की बात करी है तो भालू की अगर बात कर लें दोस्तों पक्षियों के बारे में, तो पक्षी चहचहाहट, भालू आपका क्या हो जाएगा, गुर्राना। सॉरी, यहाँ पर क्या ऑप्शन है, गुर्राना है, बड़बड़ाना है, मिमियाहट है, या गुरगुराहट है। तो दोस्तों इस प्रश्न की अगर बात कर लें, तो पक्षियों की जो आवाज़ होती है वो किसकी आवाज़ होती है, पक्षियों की आवाज़ जो होती है वो चहचहाहट की आवाज़ होती है। किसकी, चहचहाहट की आवाज़। उसी प्रकार जो भालू की आवाज़ होगी तो आप इसको याद रखेंगे, भालू की आवाज़ घुरघुराहट की हो जाएगी। किसकी, घुरघुराहट की। अगर आप इसको सुनेंगे तो इसकी जो आवाज़ होती है उसको कहा जाता है घुरघुराहट। ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन डी इसका राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कोडिंग रिकॉर्डिंग का एक शानदार सा क्वेश्चन है। कह रहा है अगर हेल्पाइड को ये लिखा जाता है, देखिए कह रहा है यदि हेल्पाइड को ऐसे जैसे कूट किया जाता है तो बताइए बाई को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। यानी कि कोडिंग की एक भाषा है जिसमें हेल्पाइड नामक शब्द दे रखा है, उसका कोड ये है। तो दोस्तों अगर हम देख लें इसके बारे में, तो सबसे पहले हेल्पाइड की प्लेस वैल्यू लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, 8 आएगा, इसके बाद 5 आएगा ई, उसके बाद एल 12 पर आएगा, आई हमारा 9 पर आएगा, पी हमारा 16 पर आएगा, और आगे हमारा दोस्तों ए 1 पर आ जाएगा, और डी 4 पर आ जाएगा। तो दोस्तों अगर बात कर लें इसके कोड की, तो इसका कोड क्या लिखा गया है, तो आप पाएंगे इसके कोड के बारे में। जब इसके कोड की बात करें, क्या लिखा है, जे का मतलब है 10, और जहां पर जी है, जी का मतलब होता है 7, और एन का मतलब होता है 14, और ये के का मतलब होता है 11, और आगे देखेंगे आर का मतलब 18, और यहाँ पर सी का मतलब 3, और एफ का मतलब 6। यानी कि अगर इस प्रश्न के हम लोग लॉजिक की बात करेंगे तो सारे के सारे में जो लॉजिक चल रहा है साथियों, वो +2 का लॉजिक चल रहा है। किसका, याद रखेंगे, यहाँ पर सभी में +2 का लॉजिक चल रहा है, तो इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो इसी कोडिंग का प्रयोग करते हुए हम क्या कर देंगे, बाई का कोड बता देंगे। किसका बता देंगे, बाई का। जल्दी से बताइए, बी, यू और वाई। तो बी में देखें, बी का जो प्लेस वैल्यू बनता है वो हमारा 2 बनता है, और 2 में अगर 2 जोड़ेंगे दोस्तों क्या आएगा, 4 आएगा। 4 का मतलब 4 प्लेस वैल्यू डी का होता है, तो डी से उस ऑप्शन की शुरुआत होनी चाहिए, और एकमात्र ऑप्शन नंबर सी है जिसमें हमारा डी से शुरुआत दे रहा है, यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और यू में अगर 2 जोड़ देंगे, यू 21 पर, और इसके बाद हमारा हो जाता है
जो हमारा यू में 2 जोड़ेगा तो 23 पर आएगा डब्ल्यू, ठीक है। डी डब्ल्यू और वाई में 2 जोड़ेंगे तो ए आ जाएगा, ठीक है। 25 और 2 27, यानी कि 27 पर जेड के बाद आने वाला जो नंबर होता है वो ए होता है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों दे रखा है फ्लैम्बॉयंट। क्या दे रखा है? फ्लैम्बॉयंट के बारे में दे रखा है कि अक्षरों का कौन सा शब्द गठन नहीं किया जा सकता है, यानी कि जो फ्लैम्बॉयंट है इसका प्रयोग करके कौन से शब्द का गठन नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर हम लिखते हैं फ्लैम्बॉयंट को FLAMBO, उसके बाद YANT, ठीक है। फ्लैम्बॉयंट ये हो गया हमारा फ्लैम्बॉयंट, और इसका प्रयोग करके हम कौन से कूट को नहीं बना सकते हैं। तो गौर से आप देखिएगा, यहाँ पर LAMB लिखा है। क्या लिखा है? LAMB। तो LAMB यानी कि ऑप्शन नंबर ए हम बना सकते हैं। इसके बाद बॉट लिखा है BOUT, उसके बाद यू यहाँ पर कहीं भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस कारण इसको हम नहीं बना सकते हैं। ऑप्शन नंबर सी को नहीं बना सकते हैं, यही इसका क्या हो जाएगा? यही हमारा सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि शब्द का गठन नहीं किया जा सकता है, यही पूछा था। इसके बाद मोन को देख लेते हैं, तो M, उसके बाद O, फिर A, फिर N, ठीक है। मोन बन सकता है और बोट भी बन सकता है, BOAT भी बन सकता है, BO, उसके बाद A और T, ये भी बन सकता है। केवल और केवल जो हमारा ऑप्शन नंबर बी होगा इसका प्रयोग नहीं कर सकते हैं, नहीं बना सकते, क्योंकि फ्लैम्बॉयंट में कहीं भी यू नहीं मिल रहा है, ठीक है। इसको याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा है कि एम ने एन से कहा, आप मेरी बेटी के पिता की माँ की बेटी हो, ठीक है। यहाँ पर कहा है कि जो एम है उसने एन से कहा कि आप जो है वो मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। तो किस प्रकार से यहाँ पर बताना है एम एन से कैसे संबंधित है। तो चलिए इस प्रश्न को दोस्तों हम सॉल्व करते हैं। तो किसने कहा है? एम ने कहा है कि एन जो है, एम ने एन से कहा, किसने कहा? एम ने कहा है एन से, ठीक है। एम कह रहा है एन से, किससे कह रहा है? मान लीजिए यहाँ पर कोई एन स्थित है, एम जो शख्स है वो कह रहा है कि एम यहाँ पर जो शख्स है वो कह रहा है आप मेरी बेटी, यानी कि एम की जो बेटी होगी, यहाँ पर कोई बेटी होगी, ठीक है। यहाँ पर लिख देते हैं बेटी के लिए लगा देंगे माइनस, और बेटी के पिता कौन हो जाएंगे? तो दोस्तों हो सकता है ये पिता हो जाए और हो सकता है ये पिता हो जाए, ठीक है। इनमें अभी पता नहीं चल रहा है कि आप मेरी बेटी के पिता हो सकता है एम पिता हो या फिर एन पिता हो, ठीक है। इसके बाद कह रहा है के पिता, बेटी के पिता की माँ, पिता की माँ कहाँ पर आएगी? ऊपर आएगी। तो यहाँ पर अगर इसको बना देते हैं माँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे? ये हमारी माँ जी हो जाएंगी, और इसको पिता बना देंगे। आगे कह रहा है दोस्तों यहाँ पर बेटी की पिता के माँ के बेटे हो जाएगा, तो यही हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक बात कही है लास्ट में, यदि एम एक महिला हो, यदि एम क्या हो दोस्तों? एक महिला हो, तो लास्ट की अगर लाइन पढ़ेंगे तो यहाँ पर एम का जेंडर पता चलता है, ये एक महिला है, तो पति कौन बनेगा? यहाँ पर इस बेटी का पिता कौन बनेगा? तो आप कहेंगे एन एक पिता बनेगा। और इसकी माँ के बेटे हो, तो एम कह रहा है कि एन से कि आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो। पिता की माँ मतलब इसी एन की माँ हो जाएगी, इसके बेटे कौन हो जाएंगे? एन हो जाएंगे, ठीक है। यही कहा है। तो कह रहा है एन एम से कैसे संबंधित है? तो से किसके साथ लगा है? से लगा है एम के साथ। एम क्या कहेगा? एम कहेगा एम एन से कैसे संबंधित? एम कहेगा ये मेरा क्या है दोस्तों? पति है। एन एम के पति है, एम एन के पति है, तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? एन एम के पति है, तो कुछ तो गड़बड़ लग रहा है, ठीक है। आप मेरी बेटी के पिता की माँ के बेटे हो, तो हो सकता है ये वाला ऑप्शन हो जाए, क्योंकि यदि ये एक और इसका भाई हो जाएगा, यहाँ पर यदि इसका एक और भाई पता चल जाए तो ये इसका सही उत्तर बन सकता है, ठीक है। इसको एक बार अच्छे से चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों, आप इस प्रश्न को एक बार फिर से समझिए। कह रहा है कि एम ने एन से कहा है, तो एम कहां पर है? ये एम एन से कह रहा है कि आप मेरी बेटी यानी एम की बेटी के पिता यहां पर कहीं हो सकते हैं, ठीक है। यहां पर अगर हम एम की विवाह किसी और से करा दें, ठीक है, एम का विवाह यदि हम किसी और से करा दें, तो एम मेरी बेटी की पिता की माँ यहां पर हो जाएगी के बेटे हो। तो माँ के बेटे हो सकते हैं, 2 बेटे हो, एक एन बेटा हो, एक कोई और बेटा हो जिसका हमें अभी तक जिक्र यहाँ पर नहीं मिला है। तो इस प्रकार से कह रहा है कि एन एम के क्या लगेंगे? तो एम कहेगा कि जो एन है वो मेरे पति हो सकता है, लेकिन ऑप्शन में पति नहीं है, लेकिन हो सकता है कि एक और पति का भाई हो। तो एम जो है वो एन जो है वो एम के पति का भाई है। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर ए हमारा दोस्तों सही उत्तर होगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है यदि एस का अर्थ घटाना है, क्यू का अर्थ गुणा है, आर का अर्थ भाग है और पी का अर्थ जोड़ है, तो समीकरण का सही उत्तर बताइए। चलिए सबसे पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। तो सबसे पहले 1 लिखा है, उसके बाद लिखा है 45 और आगे लिखा है 2, उसके बाद फिर से 2 लिखा है और आगे 4 लिखा है। तो इस समीकरण का दोस्तों हमें सही उत्तर बताना है। यदि हम प्रश्न के अनुसार हम यहाँ पर क्या कर दें, सिंबल को चेंज कर दें। तो पहली बार में पी दे रखा है, पी का अर्थ क्या है दोस्तों? आप कहेंगे प्लस है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आर दे रखा है, आर का जो अर्थ है उसका मतलब क्या है दोस्तों? आप कहेंगे डिवाइड है,
ठीक है। आर का अर्थ जो दे रखा है वो हमारा डिवाइड दे रखा है, और उसके बाद दे रखा है दोस्तों क्यू, और क्यू का जो अर्थ है वो गुणा है। ठीक है, क्यू का अर्थ गुणा हो गया। उसके बाद क्या है दोस्तों, आगे देखेंगे एस, एस का अर्थ है घटाना। तो इस प्रश्न को आप क्या सोल्व कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए यहां पर क्या हो जाएगा 1 प्लस यहां पर 45 डिवाइड बाई 2, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा, और माइनस में 4 हो जाएगा। तो ये 2 से 2 कट जाएगा, तो 45 और 1 जुड़ जाएगा 46, और 46 में से यदि 4 चला जाएगा तो दोस्तों हमारा 42 सही उत्तर आ जाएगा। क्या आ जाएगा साथियों, 42 सही उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 है, और क्वेश्चन नंबर 6 में कहा है कि एक्स 15 किलोमीटर दक्षिण में चला। कोई एक्स नाम का शख्स है, उसने 15 किलोमीटर की जो दूरी है वो तय की है दक्षिण में। कहां पर, दक्षिण में। उसके बाद बाएं मुड़ा और 15 मीटर चला। कह रहा आगे दोस्तों, कह रहा है बाएं मुड़ता है और आगे 15 मीटर चलता है। शुरुआती स्थिति से कितने दूर और किस दिशा में स्थित है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो इस प्रश्न को कैसे सॉल्व कर सकते हैं, देखिए एक्स नाम का जो शख्स है वो मान लीजिए यहां से चल रहा है, एक्स यहां से चला और यहां पर कहां चला, दक्षिण की दिशा में। दक्षिण की दिशा में वो चला और उसने 15 मीटर की दूरी तय की। कितनी दूरी तय की दोस्तों, आप कहेंगे 15 मीटर की दूरी तय की। उसके बाद दोस्तों वो बाएं मुड़ा है। अब देखिए एक व्यक्ति का मुख दक्षिण दिशा में, अगर बाएं मुड़ेगा तो वो पूर्व में जाएगा। कहां पर जाएगा, पूर्व में जाएगा, और 15 मीटर चला तो 15 मीटर फिर से चल जाएगा। कहां पर, पूर्व में 15 मीटर चल जाएगा। इसके बाद वह अभी नहीं रुका, पुनः बाएं मुड़ा और आगे 15 मीटर चला। तो अब पूर्व में मुख होने के कारण जब वो बाएं मुड़ेगा तो उत्तर की ओर 15 मीटर जाएगा। कहां पर जाएगा, उत्तर की ओर 15 मीटर। इसके बाद कह रहा है शुरुआती स्थिति। शुरुआती स्थिति कहां पर है, यहां पर है। यहां से अब वह कितनी दूर और किस दिशा में स्थित है, तो आप पाएंगे ये कहां पर है, अब यहां पर स्थित है। तो यहां की दूरी क्या हो जाएगी, तो आप कहेंगे सर ये एक स्क्वायर बन रहा है, क्योंकि 15 यहां पर है, 15 यहां पर है और 15 यहां पर है, तो 15 मीटर यहां पर भी हो जाएगी। तो अब बताइए शुरुआती स्थिति से, तो आप कहेंगे ये किस दिशा में, शुरुआती स्थिति से दोस्तों पूर्व दिशा में। कहां पर है, पूर्व दिशा में है, और इसकी दूरी पूछेगा तो बताना है सर 15 मीटर। और ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का सही उत्तर है। इस प्रश्न को भी दोस्तों आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कह रहा है निम्नलिखित में उचित संख्या को चुनिए। यहां पर बताना है कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसमें उचित संख्या कौन सी हो जाएगी। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों ये जो एक सर्कल दे रखा है, इस सर्कल को 4 भागों में बांटा है। तो 4 भागों में इसको क्या करेंगे, सभी का प्रयोग करके, हो सकता है बड़े नंबर का प्रयोग किया जाए। ठीक है, इन सभी का यदि हम प्रयोग करें तो क्या हम बड़ा नंबर ला सकते हैं। उसके बाद इन सभी का प्रयोग करके बड़ा नंबर लाना है। ठीक है, इसके बाद देखेंगे इन सभी का प्रयोग करके यहाँ एक बड़ा नंबर आना चाहिए। ठीक है, या फिर आधे आधे का प्रयोग करके ऊपर से हम नीचे के नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों अगर देख लें अगर हम इस प्रश्न को देखें पहले नंबर को, तो आप पहले नंबर में पाएंगे कि दोस्तों जो 5 और 4 है, क्या है दोस्तों, याद रखेंगे जो 5 है और 4 है, अगर इन दोनों को जोड़ दें तो अगली संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। अगली संख्या ये 9 प्राप्त हो जाएगी इन दोनों के जोड़ने से। ठीक है, इन दोनों के जोड़ने से हमें 9 प्राप्त हो जाएगी। उसके बाद अगर यहीं पर देख लें तो अगर हम 5 और 4 का आपस में गुणा कर दें तो 5 चौके 20 भी प्राप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 चौके 20 भी प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से तो आप कहेंगे 5 और 4 से 9 भी प्राप्त कर सकते हैं, और 5 और 4 से गुणा करने पर 20 भी प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद दूसरे वाले को देखते हैं। तो दूसरे वाले को अगर हम देखें तो यहाँ पर क्या लिखा है, 3 + 8 यदि कर दें, 3 + 8 यदि कर दें तो 11 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर दे रखा है। ठीक है, 3 + 8 कर दें 11, और इन्हीं 3 का 8 में गुणा कर दें, इसी 3 का 8 में गुणा कर दें तो आप पाएंगे कि सर यहाँ पर 24 आ जाएगा, जो कि प्रश्न में दे रखा है। ठीक है, इसके बाद आप बताएंगे क्या इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो 9 + 4 करेंगे, पहली बार में क्या करना है, 9 + में 4 करना है, तो दोस्तों हमारा 13 आ जाएगा। उसके बाद अगर इसी 9 का 4 में मल्टीप्लाई कर दें तो अगली संख्या जो आएगी वो 36 आएगी, और इस प्रकार से क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आने वाला जो नंबर होगा वो 36 हो जाएगा। 36 कौन से ऑप्शन में है सर, ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर है। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में कहा है कि एक पासे की 2 स्थितियां दी गई हैं, जब एक शीर्ष पर होता है तो कौन सी संख्या तली में होती है। यानी कि दोस्तों हमें यहां पर बताना है कि जो जब एक शीर्ष पर हो तो नीचे उसके क्या हो जाएगा, यानी कि एक के विपरीत क्या होगा, ये बताना है साथियों कि जो एक का विपरीत बनेगा वो क्या बनेगा। जल्दी से बताइए, क्या बता सकते हैं आप लोग इसका विपरीत। कई बार देखिए हमने इस प्रकार के पिछली क्लासेस में क्वेश्चन किए हैं। तो अगर हम बात कर लें इन 2 डाइस की, तो इन 2 डाइस में कोई एक ऐसा कॉमन नंबर होगा जिससे हम या तो इसको एंटी क्लॉकवाइज चला दें या तो क्लॉकवाइज चला दें, ताकि हमारा एक के विपरीत हमें पता चल जाए। तो आप पाएंगे सर यहाँ पर जो 5 है और ये 5 है, ये दोनों इसके एक साथ पकड़ लेंगे और इन दोनों को या तो क्लॉकवाइज चला देंगे दोस्तों या फिर एंटी क्लॉकवाइज। तो यहां से क्लॉकवाइज चलाते हैं तो क्या करेंगे, 5 बिंदु के अपोजिट में 5 बिंदु रखेंगे और क्लॉकवाइज चलाएंगे तो पहली बार में 2 बिंदु आएंगे। उसके बाद यहां से क्लॉकवाइज चलाएंगे तो 2 बिंदु आ जाएंगे। ठीक है,
2 बिंदु आ जाएंगे। लेकिन अगर हम बात कर लें इस प्रश्न की, तो ये तो ऑलरेडी आसान प्रश्न है, क्योंकि इसकी 2 सतहें आपस में समान मिल रही हैं। जब 2 सतह किसी 2 घन की आपस में समान मिल जाती हैं, तो जो तीसरी सतह होती है वो ऑटोमेटिक एक दूसरे के विपरीत हो जाती है। तो आप पाएंगे कि एक बिंदु है उसका अपोजिट क्या होगा। आप कहेंगे सर एक बिंदु यहां पर है, एक यहां पर 6 बिंदु है, यानी कि एक के अपोजिट 6 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? क्योंकि 2 सतहें आपस में समान है और 2 सतह समान होने के कारण एक के विपरीत में 6 हो जाएगा, और 6 इसका सही उत्तर है। देखिए इस प्रश्न में दोस्तों विकल्प नहीं है, तो इसके लिए क्षमा चाहते हैं, लेकिन इस प्रश्न का जो सही उत्तर बनेगा वो हमारा 6 बनेगा। ठीक है दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में दोस्तों हमसे कहा है कि यहां पर बताना है कि यदि बीते कल से पहले दिन यानी कि परसों बुधवार था, बीते कल से पहले दिन बुधवार था, तो रविवार कब होगा, ये बताना है। चलिए इस प्रश्न को सॉल्व करते हैं। तो अगर बात कर लें बीता हुआ कल, यदि यहां पर हम लिख लें सबसे पहले आज, क्या लिख लें दोस्तों? आज लिख लें। तो बीता हुआ कल से पहले एक दिन ये कौन सा था? तो आप पाएंगे सर बुधवार था। कौन सा दिन था? कहेंगे सर कल से पहले एक दिन जो था बुधवार था। ठीक है, ये क्योंकि प्रश्न में कहा है तो बुधवार हो जाएगा। इसके बाद रविवार कब होगा ये बताना है। तो रविवार कब होगा? यहां पर बुधवार के बाद हमारा गुरुवार आ जाएगा, गुरुवार के बाद दोस्तों आज हमारा शुक्रवार आ जाएगा, शुक्रवार के बाद कल हमारा जो शनिवार होगा, और परसों जो होगा वो हमारा क्या हो जाएगा? रविवार हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? रविवार हो जाएगा। तो इस प्रश्न के ऑप्शन देखें तो आप कहेंगे सर यहां पर आज रविवार नहीं है। आने वाला कल कौन सा है? तो आप कहेंगे सर शनिवार है, ये भी गलत है। आने वाले कल के बाद अगले दिन, आने वाले कल के बाद के अगले दिन। ठीक है, तो आने वाले कल के अगले बाद का दिन, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर ऑप्शन डी की बात करें तो कह रहा है आने वाले कल के 2 दिन बाद। तो आने वाला कल तो यहां पर होगा। ठीक है, उसके 2 दिन बाद तो आपका सोमवार हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी तो हमारा गलत है, और ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा। आने वाले कल के बाद जो अगला दिन होगा वो हमारा क्या होगा दोस्तों? रविवार होगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, जो कि एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। इसमें वैसे बताना है निम्नलिखित प्रश्न में कुल कितने वर्ग स्थित हैं। क्या बताना है दोस्तों? कुल कितने वर्ग स्थित हैं। तो इसमें एक हम ट्रिक का प्रयोग करेंगे। कौन सी ट्रिक? इसको आप गौर से समझिएगा। देखिए अगर हम बात कर लें इस वर्ग की, इसको आप लोग अच्छे से देखेंगे। इसको जब आप लोग अच्छे से देखेंगे तो पाएंगे यहाँ पर कुछ वर्ग दिखाई दे रहे हैं। तो आप कहेंगे सर यहाँ पर बहुत सारे वर्ग हैं, इसमें हम कैसे काउंट कर सकते हैं। अगर दोस्तों हम इस प्रश्न के ट्रिक की बात करें, लॉजिक की बात करें, तो क्या बता सकते हैं आप लोग इसमें कितने त्रिभुज हैं। तो दोस्तों आप क्या करेंगे, इसमें नंबर देंगे। आप लोग इसमें नंबर देंगे 1, उसके बाद 2, 1, 3, यहां पर भी देंगे 1, 2 और 3। तो इसमें हम आसानी से पता कर सकते हैं कुल कितने त्रिभुज हैं। देखिए 3 का 3 में गुणा कर देंगे, 2 का 2 में, और 1 ये जो है इसका एक बार 1 में गुणा कर देंगे। तो कैसे करेंगे? आप कहेंगे 3 गुणा 3, और आगे करेंगे दोस्तों 2 गुणा 2, उसके बाद 1 गुणा 1। तो जितने भी त्रिभुज आएंगे गुणा करने के वो हमारे सही उत्तर बन जाएंगे। तो 3 त्रिका 9 प्लस 2 दूनी 4 और प्लस में 1। तो इस प्रकार से इस आकृति में 14 त्रिभुज हैं। अब इसी आकृति की तरह से प्रयोग करेंगे लॉजिक का प्रयोग क्या करेंगे? तो दोस्तों आप गौर से समझिएगा। देखिए यहाँ पर क्या है? 1 है, उसके बाद यहाँ पर 2 है। अगर हम मान लें कि ये जो बीच की आकृतियां दे रखी है टेढ़ी मेढ़ी, ये नहीं है, आप इमेजिन करिए एक बार ये नहीं है, तो क्या इस तरह की हमारी आकृति बनेगी? 1 2 3, उसके बाद 1 2 3 और 4, तो इस तरह की बनेगी? आप कहेंगे बिल्कुल बनेगी सर। तो अब हम क्या करेंगे? इनका आपस में गुणा कर लेंगे। ठीक है, इनका आपस में गुणा कर लेंगे तो आप पाएंगे कि हमारा सही उत्तर आ सकता है। तो क्या करेंगे? सबसे पहले 4 गुणा 3 होगा, फिर उसके बाद दोस्तों 3 गुणा 2 होगा। ठीक है, उसके बाद दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा? 2 गुणा 1 हो जाएगा। आगे कोई नंबर नहीं है, तो इस तरह से हमारा क्या हो जाएगा? अगला नंबर प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो आप कहेंगे सर 4 तिया का 12 हो जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों? 4 तिया का 12 आ जाएगा। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। तो 4 तिया 12 हो गया, 3 दूनी 6 हो गया, 2 एकम 2 हो गया। अगर इन सभी को जोड़ लें साथियों, अगर इन सभी को जोड़ लें तो दोस्तों आप कहेंगे सर यहाँ पर हमारे कुल जो लॉजिक बनेंगे, जो हमारे कुल त्रिभुज बने, जो हमारे कुल वर्ग बनेंगे, तो कितने बनेंगे? 20 बनेंगे। क्या दोस्तों यही इसका सही उत्तर है? तो अभी नहीं मानना है। देखिए 20 ऑप्शन में भी है, और बहुत सारे विद्यार्थी करते हैं, गलती करके चले जाते हैं। तो अभी 20 नहीं है, इसके अतिरिक्त और भी त्रिभुज हैं। क्यों? देखिए अभी हमने आपको इतने इतने तो 20 बता दिए। इसके बाद अगर हम पेन का कलर चेंज कर लें तो आप गौर से देखेंगे, यहाँ पर आप लोग गौर से यहाँ पर देखेंगे कौन से हमें वर्ग प्राप्त होंगे। ठीक है, कौन से वर्ग प्राप्त होंगे? तो देखिए यहाँ पर अगर आप थोड़ी सी मुंडी तिरछी करेंगे तो ये वाला एक हमें वर्ग प्राप्त होगा, 1 स्क्वायर ये वाला प्राप्त होगा। तो आप कहेंगे सर 21 स्क्वायर होगा। कितने होगा? 21 स्क्वायर। इसके बाद अगर देखें ऑप्शन को, तो ऑप्शन को अगर देख लें तो यहाँ पर कितने हैं? 23 हैं। क्या दोस्तों 23 दिखाई दे रहे हैं? बिल्कुल, अभी हम आपको वो भी काउंट करवा देंगे। तो आप कहेंगे अगर हम इसको देखें, अगर आपने अभी तक इसको नहीं देखा तो इसको भी देखें। एक छोटू सा स्क्वायर हमें एक वर्ग दिखाई दे रहा है, ये वाला। उसके अपोजिट एक ये भी वर्ग दिखाई दे रहा है छोटू सा। ठीक है, ये भी एक छोटू सा वर्ग दिखाई दे रहा है, ये वाला। तो इस तरह से 2 प्लस और कर देंगे। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर बी के अनुसार 23 हमारा दोस्तों सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं इसका लॉजिक और ट्रिक आप समझ गए होंगे, और इसमें जो कुल वर्गों की संख्या होगी वो आपकी 23 हो जाएगी। इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ।
अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 में दोस्तों का निम्नलिखित श्रृंखला में लुप्त संख्याएं x और y ज्ञात कीजिए और y माइनस एक्स का मान बताइए। देखिए अभी तक हमको लुप्त संख्या बतानी पड़ती थी, लेकिन इस बार हमें x और माइनस तो दे रखी हैं और इस बार जो ये नंबर आएंगे इन दोनों का अंतर भी बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इस श्रृंखला को लिखेंगे तो आप कहेंगे सर सबसे पहले क्या है 25 है, 25 के बाद हमारा 26 है, 26 के बाद 28 है, 28 के बाद x दे रखा है, x के बाद देखेंगे तो 35 दे रखा है, 35 के बाद सर क्या दे रखा है y दे रखा है, y के बाद 46 दे रखा है। तो आप अगर इस श्रृंखला को पूरा करने की कोशिश करेंगे तो कौन सा लॉजिक लगेगा उसको समझिएगा। देखिए सबसे पहले अगर इनका अंतर देखें तो यहाँ पर क्या हुआ है +1 हुआ है, अगली बार में क्या हुआ है दोस्तों +2 हुआ है, ठीक है। अगली बार में क्या होना चाहिए तो आप कहेंगे सर +3 कर देते हैं, और अगली बार में क्या करेंगे तो दोस्तों +4 कर देंगे, अगली बार में क्या करेंगे दोस्तों +5 कर देंगे। लॉजिक समझना, उसके बाद इसको आप लोग ट्राई करना, ठीक है। तो इसके बाद अगली बार में क्या करेंगे 6 करेंगे। तो दोस्तों अगर देखें इस लॉजिक के साथ अगर इसको सॉल्व करेंगे तो आप कहेंगे कि 25 एक 26, 26 और 2 होगा तो 28 होगा, और 28 में 3 जोड़ेगा तो x के स्थान पर हमारा दोस्तों 31 आ जाएगा। क्या आ जाएगा 31। 31 में अगर 4 जोड़ेंगे तो 35 आएगा, और 35 में अगर 5 जोड़ देंगे तो दोस्तों हमारा 40 आ जाएगा। तो y के स्थान पर 40 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पर अभी ये खत्म नहीं हुआ है, आगे पूछा है दोस्तों y माइनस एक्स। y का मान क्या है तो आप पाएंगे 40 है, और 40 में से यदि 31 घटा दें x तो हमारा सही उत्तर अब आएगा। तो आप पाएंगे कि 40 में से 31 जाएगा तो दोस्तों 9 बचेगा, और 9 देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी में हमारा सही उत्तर आ जाएगा। दोस्तों 9 इसका सही उत्तर है, इसको आप लोग भी अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12, और क्वेश्चन नंबर 12 में कहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में सही दर्पण प्रतिबिंब का चयन कीजिए। बताइए कि ये जो प्रश्न दे रखा है इसमें इस प्रश्न आकृति का दर्पण प्रतिबिंब क्या बनेगा। तो दोस्तों जो वस्तुएं दर्पण के नजदीक होती हैं वो हमेशा नजदीक ही रहती हैं, ठीक है, याद रखेंगे। जैसे मान लीजिए मैं आपके पास एक दर्पण बनाता हूं, यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाऊंगा, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाऊंगा दर्पण के नजदीक, तो वो भी दर्पण उतनी ही दूरी पर दर्पण के नजदीक बनेगा, अगली जो चित्र बनेगा या प्रतिबिंब बनेगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसी लॉजिक के साथ दोस्तों अब हम इसको सॉल्व करेंगे। देखिए जो वस्तुएं दर्पण के नजदीक होंगी, जो चित्र हमारे दर्पण के नजदीक होंगे वो हमेशा नजदीक ही बनेगी। तो सबसे पहले इस दर्पण के पास में क्या बनेगा, एक स्क्वायर बनेगा। तो आप कहेंगे बिल्कुल बनेगा स्क्वायर सर। उसके बाद ये जो लाइन है दर्पण के इस कॉर्नर से आई है, तो दर्पण के ये दूर कॉर्नर है, तो उसी प्रकार दर्पण के दूर कॉर्नर कौन सा हो जाएगा, ये वाला। अब इस कॉर्नर से एक लाइन जानी चाहिए बिल्कुल तिरछी ऐसी, ठीक है, कुछ ऐसी लाइन जाएगी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो यहां पर से एक हम लाइन बना देते हैं, तो ये लाइन हो गई, ठीक है। ऐसी लाइन कौन कौन से आकृति में, तो गौर से समझेंगे, आप पाएंगे सर ये आकृति में इस दिशा में लाइन है, जबकि ये आकृति में भी इस दिशा में। तो बी और डी तो हमारी गलत हो गई। अब ये बताना है कि सर सी और ए में कौन सा सही उत्तर होगा। देखिए ये जो है दर्पण प्रतिबिंब में ऊपर की ओर आकृति दे रखी है, यानी कि एक हमें छोटा सा आयत दे रखा है और आयत को 20 से उन्होंने काटा है, तो इस तरह का आयत यहां से 20 से कटेगा, तो आयत ऊपर आना चाहिए, आयत ऊपर आना चाहिए, लेकिन यहां पर आयत ऊपर नहीं है, तो ये गलत है, और ऑप्शन नंबर सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। इसके बाद हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर एक आकृति ऐसी बनेगी और इस कॉर्नर से ऊपर की ओर जाएगी, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। इस कॉर्नर से हमारी नजदीक वाले कॉर्नर से इस दिशा में जाएगी और ऐसी आकृति बन जाएगी, ठीक है, इसको याद रखेंगे, सॉरी ऐसी आकृति यहां पर बन जाएगी, ठीक है, इसको याद रखेंगे। तो ऑप्शन नंबर सी दोस्तों हमारा सही उत्तर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 कथन और निष्कर्ष का बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। कथन में कह रखा है कंपनी एबीसी ने निम्नलिखित नारे के साथ अपने उत्पाद का विपणन किया। यानी कि जो कंपनी है एबीसी, उसने जब अपनी नारा है, एक नारा दिया, उसके साथ उत्पाद का विपणन किया। यानी कि कोई उत्पाद बना रही है कंपनी एबीसी, उसने यदि क्या करना है, अपना विज्ञापन करना है। विज्ञापन का मतलब क्या होता है, विपणन ही कह सकते हैं उसको, ठीक है। विपणन किया, कह रहा है आगे बढ़ें, आगे बढ़ें, यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है तो इसे खरीदें। यानी कि एक कंपनी है, उसने एक नारा दिया है, अपना एक स्लोगन लिखा है और अपना प्रचार कर रही है, और वो कह रही है कि यदि आगे बढ़ें, कह रहा आगे बढ़ें, और यदि आप कीमत अच्छी चाहते हैं और अच्छी गुणवत्ता चाहते हैं तो आपकी प्राथमिकता है इसे खरीदें, ठीक है, आपकी प्राथमिकता है इसे खरीदें। तो इसके आधार पर हम निष्कर्ष क्या निकाल सकते हैं, तो आप कहेंगे उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी। तो उत्पाद की कीमत जरूर अधिक होगी, इसका मतलब यहां पर क्या कोई दे रखा है, तो आप कहेंगे देखिए यदि कीमत और गुणवत्ता आपकी प्राथमिकता है, कीमत हो सकता है, ग्राहक क्या चाहता है, ग्राहक चाहता है जो कोई वस्तु लेने जाता है, जैसे आप मार्केट गए, आप वहां पर क्या करेंगे, कीमत सस्ती होनी चाहिए लेकिन गुणवत्ता आपको अच्छी मिल जाए। बहुत सारी माताएं बहनें क्या करती हैं, जब अपने लिए कपड़े खरीदने जाती हैं तो वो बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग करती हैं, तो उस समय वो क्या चाहती हैं, कपड़ा भी अच्छा मिल जाए और कीमत भी कम लगे। तो प्रश्न में कहा कि कीमत जरूर अधिक होगी,
तो कीमत अधिक नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब क्या है, ये वाला गलत है, कीमत हमारी कम होनी चाहिए। उसके बाद गुणवत्ता कैसी होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। तो उत्पाद की गुणवत्ता जरूर अच्छी होगी, यानी कि केवल और केवल दूसरा नंबर का जो निष्कर्ष है ये हमारा सत्य होगा। गुणवत्ता तो अच्छी है लेकिन कीमत आपकी कम होगी, ठीक है। इस तरह से निष्कर्ष नंबर 2 सत्य है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखेंगे। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में हमसे कहा है कि एक चूहे को कुत्ता कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए, नेवले को शेर कहा जाए और शेर को सांप कहा जाए तथा सांप को हाथी कहा जाए, तो पालतू पक्षी के रूप में कैसे पाला जाएगा। जल्दी से बताइए दोस्तों, पालतू पक्षी के रूप में हम कैसे पाल लेंगे। तो दोस्तों हमें सभी को पता है, अगर इन 4 ऑप्शन को देखें, नेवला, शेर, चूहा और कुत्ता, इनमें से आप कैसे पालते हैं। तो आप नेवला को पालते हैं, देखिए नेवला को नहीं पालते हैं, हालांकि बहुत सारे लोग पालते हैं, उनको दाना देते हैं, लेकिन नेवला पाला नहीं जाता है। तो शेर को तो आप पाल ही नहीं सकते क्योंकि वो आपका सलाद बना के खा जाएगा। उसके बाद चूहा बहुत ज़्यादा नुकसान करता है, चूहा के वो नहीं पालते हैं दोस्तों क्या, कुत्ता एक वफादार जानवर होता है, किसका, मनुष्य का। तो व्यक्ति क्या पालता है, कुत्ता पालता है। तो पालता क्या है, कुत्ता पालता है। लेकिन इस प्रश्न के अनुसार कह रहा है कुत्ते को क्या कहा जाए, कुत्ते को नेवला कहा जाए। तो कुत्ते को अगर नेवला कहा गया है तो पालते कुत्ता है, इस कारण हमारा राइट आंसर बनेगा नेवला, क्योंकि प्रश्न में कुत्ते को क्या कहा गया है, नेवला कहा गया है। कुत्ते का नाम नेवला है तो नेवले को हम पाल लेंगे क्योंकि नेवले को कुत्ता कहा गया है। इसका मतलब क्या है, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही उत्तर है। चलते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है साथियों क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 भी एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप लोग अच्छे से याद रखें। अगर दोस्तों इस प्रश्न की हम बात कर लेते हैं तो प्रश्न में क्या दे रखा है, एक सीरीज दे रखी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे दोस्तों, हम सीरीज को लिख लेंगे। तो सीरीज क्या है, सबसे पहले 2 है, उसके बाद साथियों क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के बाद हमारा 42 दे रखा है, 42 के बाद आप देखेंगे तो क्या है, 132 है, 132 के बाद दोस्तों हमारा 402 है, 402 के बाद दे रखा है 1212। अब दोस्तों इसमें बताना है कि हमारा सही लॉजिक क्या बनेगा, सही इसका उत्तर क्या बनेगा, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा शब्द आएगा। तो दोस्तों अगर आप देखें यहाँ पर 42 के बाद 132 है, 132 के बाद कुछ दे रखा है और आगे भी कुछ दे रखा है। यदि इनका लॉजिक पता कर लें तो हमारा इसका सही उत्तर आ सकता है। तो क्या दोस्तों हम 42 का गुणा करें 3 में, 42 का गुणा 3 में करेंगे तो सर 126 होगा, 126 होगा। और 126 में यदि 6 जोड़ दें, दोस्तों याद रखेंगे यदि 126 में 6 जोड़ दें तो क्या हो जाएगा, 126 6 132 हो जाएगा। उसी प्रकार 132 का गुणा करें 3 में, अगर 132 का गुणा करेंगे 3 में तो 396 होगा। 3 में 100 का गुणा होगा 300 और 32 का 3 में 32 96, यानी कि 396 होगा। और 396 में यदि हम 6 जोड़ देते हैं तो आप कहेंगे सर 396 और प्लस में 6 तो बराबर में 402 आ जाएगा, ठीक है, इसको याद रखेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पर 396 प्लस 6 हो जाएगा। आगे भी यदि मल्टीप्लाई 3 और प्लस 6 कर दें, अगर आगे भी मल्टीप्लाई 3 प्लस 6 कर दें तो आप देखेंगे 402 तिया का कितना हो जाएगा, 1206 हो जाएगा। 402 तिया का 1206 और 6 जुड़ जाएगा तो 1212। यानी कि इसमें जो लॉजिक चल रहा है दोस्तों वो आपका मल्टीप्लाई 3 क्या चल रहा है, याद रखेंगे मल्टीप्लाई 3 और प्लस में 6 का लॉजिक चल रहा है। क्या चल रहा है, गुणा 3 का करना है और प्लस 6 करना है। तो 3 दूना का कितना होगा दोस्तों, आप कहेंगे 6 होगा और 6 में 6 जुड़ेगा तो 12 आ जाएगा। ये जो क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सा पद आएगा, तो इसका सही उत्तर बनेगा साथियों 12। क्या आएगा, 12। और क्या दोस्तों 12 में अगर हम मल्टीप्लाई 3 करें और प्लस 6 करें तो क्या यही लॉजिक चलेगा, तो 12 3 36 6 42 अगला नंबर आ रहा है। तो दोस्तों क्वेश्चन मार्क के स्थान पर हमारा 12 आना चाहिए। 12 किस ऑप्शन में है, सर ऑप्शन नंबर डी में 12 दे रखा है और इस प्रकार से ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी आज की क्लास। आशा करते हैं आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। यदि दोस्तों आज की क्लास पसंद आई है तो जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हमने कवर किए हैं तो एक बार से इस क्लास को जल्दी से लाइक कर दीजिए, दोस्तों में सेशन को शेयर कर दीजिए। यदि चैनल पर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अपने चैनल पर निरंतर क्लासेस के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। देखते रहिए दोस्तों आपका अपना परिवार लर्न विद डीएस सर। मिलते हैं कल एक नई क्लास में नए एनालिसिस नए ऊर्जा के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत।